5 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं और न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक अहम खबर यूपी से। यूपी में 102 और 108 समेत सभी एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। एम्बुलेंस कर्मियों ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने और दूसरे जरूरी सामान नहीं मिलने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि उन्हें बगैर सुरक्षा इंतजामों के मरीजों को उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि 19,000 से ज्यादा एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल में शामिल हैं। अजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, ये बहुत चिंता में डालने वाली खबर है अगर ये लोग हड़ताल पर चले जाएंगे तो। देखिए, बिल्कुल प्रीति, अगर ये सारे लोग हड़ताल पर चले जाएंगे तो स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल ठप हो जाएगी। और इस वक्त क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट है, इनकी सबसे ज्यादा जरूरत, हालांकि इनकी मांग है कि मास्क, सैनिटाइजर और जो जरूरी चीजें हैं वो इन्हें नहीं मिल रही। लिहाजा वो अगर उन्हें मुहैया नहीं कराई जाती तो हड़ताल पर चले जाएंगे। लगभग 19,226 यानी 20,000 के आसपास ये संख्या पहुंच जाएगी धीरे धीरे जब हड़ताल में शामिल होंगे। और इनका साथ देने के लिए और स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हो सकते हैं। तो इसको लेकर सरकार ने सीधे जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हैं, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह है, उनको आदेश दिया गया कि ये जो इनकी व्यवस्था जो मांग कर रहे हैं उसको तत्काल दूर कराया जाए। और सरकार ने हमारे पास मास्क और सैनिटाइजर की कमी नहीं है, सिर्फ इसको व्यवस्थित ढंग से उन लोगों तक पहुंचाना है। तो बात यह है कि क्या वाकई में कमी है या फिर इनको दिया नहीं जा रहा। इन सब चीजों को लेकर सीधे सीएम दफ्तर ने इस पर पूरी रिपोर्ट मांगी और सीधे इस पर निस्तारण करने की बात कही और इनके जो लीडर है, जो एम्बुलेंस के, उनसे बात करने की कही गई। तो अब अमित मोहन प्रसाद जो मुख्य स्वास्थ्य है वो इन लोगों से बात कर इस पूरे मसले का हल निकालेंगे। प्रीति जी अजीत, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए आपके पास आगे भी जुड़ेंगे। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और कुछ दिनों में वहां मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ सकता है। इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारियों के एक्सपर्ट एंथनी फॉची ने चेतावनी दी कि अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से करीब 2 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इस चेतावनी के बाद अमेरिका में सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। पूरी दुनिया में 7 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और इनमें 1.25 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज केवल अमेरिका में हैं। अब तक अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 2 दिन में ही अमेरिका में कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा दुगना हो गया है। और हमें उम्मीद है कि ये 86 भी और ये लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं तो उनके लिए भी दुआ मांग रहा हूँ जो कि वेंटिलेटर पे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो भी ठीक हो जाएं। इन 97 केसेस की हमने एनालिसिस की ये समझने के लिए कि जब केसेस थोड़े से पिछले 2-3 दिन में तेज़ी से बढ़ने लगे दिल्ली में, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं दिल्ली में तेज़ी से कोरोना फैल तो नहीं रहा। इन 97 केसेस में से 24 केस मरकज़ के हैं। मरकज़ की पूरे घटनाक्रम पे मैं अभी बात करूँगा। 41 केसेस फॉरेन ट्रैवल वाले हैं जो विदेशों में हमारे भारत के नागरिक रह रहे थे और पिछले महीने 2 महीने में उनको भारत लाया गया। वो केसेस हैं, 41 वो केसेस हैं। 22 केस ऐसे हैं जो उनके सीधे परिवार वालों के हैं, जो फॉरेन से आए थे लोग हमारे, उनके परिवार के लोगों को कोरोना हुआ। 22 केस ऐसे हैं और 10 केसेस की अभी हम जांच कर रहे हैं कि वो किस नेचर के हैं। तो फ़िलहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि दिल्ली के अंदर कोरोना लोकल ट्रांसमिशन भी अभी फ़िलहाल कंट्रोल में है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी नहीं हुई है। केसेस बढ़े हैं और मरकज़ का जो पूरा सिलसिला हुआ अभी, उसकी वजह से मरकज़ से जिन लोगों को निकाला गया है, हो सकता है उसमें बहुत सारे केसेस पॉजिटिव अगले 2-3 दिन में आए। मरकज़ में बताया जाता है कि 12-13 मार्च के आसपास देश विदेश से बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए किसी धार्मिक
फंक्शन के लिए। उस धार्मिक फंक्शन के बाद कई लोग चले गए और काफ़ी लोग रुक गए। अब जब पता चला तो उनमें से उनको पिछले कल से परसों से वहाँ से निकाला जा रहा है। वहाँ पे जितने भी लोग निकाले गए हैं उसमें जैसा मैंने बताया अभी जो टेस्ट्स के कुछ रिज़ल्ट्स आए हैं, काफ़ी रिज़ल्ट्स आने बाकी हैं। 24 लोग पॉजिटिव केसेस मिले हैं। उनमें 441 लोग ऐसे हैं, अभी तक 1548 लोगों को मरकज़ से निकाला जा चुका है। उन 1548 में से 441 सिम्टोमेटिक थे, मतलब उनमें सिम्टम्स थे, किसी को खांसी थी, किसी को बुखार था, इस तरह के सिम्टम्स थे, कोरोना के सिम्टम्स थे। उन 441 को अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। उनके सबके टेस्ट्स हो रहे हैं। इसके अलावा 1107 केसेस उनको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया। इनमें सिम्टम्स नहीं थे, इनको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसी बीमारी है जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। बड़े बड़े विकसित देश नहीं बचे। अमेरिका में हज़ारों लोगों की मौत हो रही है, स्पेन में हज़ारों लोगों की मौत हो रही है, इटली में हज़ारों लोगों की मौत हो रही है, चाइना में हज़ारों लोगों की मौत हुई है। कितने देशों के अंदर लोग मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर हम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे कि इतने लोगों को हमने एक जगह इकट्ठा किया। इस वक्त नवरात्रि के टाइम चल रहा है, लेकिन कहीं हम नहीं देखते कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं तो इस टाइम में मंदिरों में कितने लोग इकट्ठे हुआ करते थे। गुरुद्वारे सारे बंद कर दिए गए हैं। मस्जिदों के अंदर लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। मस्जिदों अपने अपने घर के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग, मस्जिदों में लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं। मक्का खाली हो गया, वेटिकन सिटी खाली हो गया। ऐसे में इस तरह की इतनी बड़ी गैदरिंग करना बिल्कुल गलत था। आप सोच सकते हैं कि इससे कितने, यहाँ से बताया जा रहा है कि कई सारे लोग निकल के देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए। कितने लोगों को इससे नुकसान हो चुका होगा, ये सोच के भी डर लग रहा है। भगवान ना करे ऐसा हुआ हो। तो मैं सभी रिलीजियस लीडर्स से, सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, ऐसी हरकत मत कीजिए। चाहे किसी की धर्म के हों, सभी इंसान हैं और हर इंसान की ज़िंदगी प्यारी है। तो इस मामले में कल शाम को ही दिल्ली सरकार ने एलजी साहब को लिखा था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब तुरंत जल्द इस पे आदेश दे देंगे। और मैं सुन रहा था कि कई लोग कह रहे हैं कि इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी, उसने एक्शन नहीं लिया, इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी। अगर किसी भी ऑफिसर की कोताही मिलती है उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिलसिला हुआ है ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। कितने लोग जो अंदर मौजूद थे उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। वहाँ से निकल के कितने लोग देश भर में गए। कल मैंने सुना तेलंगाना में जो लोग यहाँ से निकले थे, तेलंगाना पहुँचने के बाद 6 लोगों की उनमें से मौत हो गई। कितने जिन्होंने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था उनकी ज़िंदगी खतरे में, और कितने लोग जो बाद में उनके संपर्क में आए उनकी ज़िंदगी खतरे में हो सकती है। ऐसी हरकत हमें बिल्कुल नहीं करनी। ऐसे में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और सरकार उसमें हिचकिचाएगी नहीं। कुछ दुकानों में जो राशन बट रहा है, बहुत भारी संख्या में लोग आके राशन ले रहे हैं। कुछ दुकानों में राशन ख़त्म हो गया है, वहाँ पे लोग बड़े बेचैन हो रहे थे। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ, चिंता मत करो, राशन हम रोज़ केंद्र सरकार से उठा रहे हैं और दुकानों में बंटवा रहे हैं। तो आपका राशन आएगा, हर व्यक्ति को राशन मिलेगा। जिसके पास राशन कार्ड है राशन की दुकान से, उसको हर एक व्यक्ति को राशन मिलेगा। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो आप वहाँ पे अगर आज मान लीजिए राशन बंद हो गया, ख़त्म हो गया, तो चिंता मत करना, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। अगले 3-4 दिन में सबको राशन दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कल मैंने बताया था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जो लोग गरीब हैं, उनको भी राशन का इंतजाम कर रहे हैं। वो भी सारी कार्रवाई, रोज़ मैं मीटिंग ले रहा हूँ, थोड़ा समय लग रहा है इसका कि कहाँ से राशन उठाएंगे, कैसे करेंगे, वो सारा हम कर रहे हैं, उनको भी राशन देंगे। तब तक आप सब लोग जिनके घर में राशन नहीं है, आप सब लोग जो गरीब हैं और खाने को नहीं है, आपके लिए हमने जगह जगह किचन लगाई है,
खाने का इंतज़ाम किया है। अभी लगभग 800 जगहों के ऊपर दिल्ली सरकार खाना खिला रही है। कल से 2500 स्कूलों में और लगभग 250 नाइट शेल्टर्स में 2500 सेंटर्स के ऊपर खाना बंटना चालू होगा और एक एक सेंटर में लगभग 500 लोगों के खाने का इंतज़ाम होगा। तो आज तक हम लोग 3.5 से 4 लाख लोगों को खाना खिला रहे थे डेली। कल से हमारे पास 10 से 12 लाख लोगों को हम खाना खिला पाएंगे। मुझे लगता नहीं इतने लोग खाना खाने के लिए आएंगे, लेकिन इस पे हमने काफ़ी सोच विचार किया। अभी जहां हम खाना खिला रहे थे वहां खाना खाने वालों की भीड़ उमड़ रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही थी। तो हमने सोचा इसको बहुत ज़्यादा सेंटर बना देते हैं। तो लगभग 2500 सेंटर्स में कल से खाना मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब वहां पे सेंटर्स के ऊपर लोगों की भीड़ नहीं होगी। हम 10 से 12 लाख लोगों को खाना खिला पाएंगे, लेकिन शायद इतने लोग खाना खाने के लिए ना आए। पिछले कुछ दिनों में कई सारे उद्योगपतियों के बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आए। उन्होंने इस पूरी मुहिम के लिए अपना योगदान देने की इच्छा जाहिर की। जो जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं वो सीएम रिलीफ फंड में डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप सीधे हमें पीपीई बहुत सख्त ज़रूरत है। मुझे अपने डॉक्टर्स की सेहत की चिंता है। हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पीपीई, सरकार भी ख़रीद रही है, लेकिन अगर आप भी कहीं से अगर ख़रीद के सीधे पीपीई दे सकते हैं या वेंटिलेटर दे सकते हैं या टेस्टिंग किट्स दे सकते हैं, इन 3 चीज़ों की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। हम भी कोशिश कर रहे हैं इधर उधर से लेने की, ला रहे हैं, लेकिन अगर आप भी ख़रीद के दे सकते हैं तो आप हमें ज़रूर सीधे ख़रीद के दें। तबलीगी जमात पर सीएम अरविंद केजरीवाल बोलते हुए कि इतनी बड़ी गैदरिंग कैसे हो गई, लापरवाह अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दिल्ली में राशन बांटने की प्रक्रिया को बेहतर किया जा रहा है, इस बारे में बता रहे थे। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि कोरोना संकट की वजह से उद्योगों को फिर से पटरी पर लौटने में कई साल लग सकते हैं। बघेल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कोरोना के 8 केस आए हैं। उद्योग हमारे यहाँ बंद पड़े हैं, इसको चालू करने में महीनों लग सकता है, सालों लग सकता है। अभी राज्य सरकार को तो कोई पैकेज मिला नहीं है और जितनी व्यवस्था है राज्य सरकारें अपने संसाधनों से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विदेशी यात्री कम है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमने पहले ही उन लोगों को आइडेंटिफाई किया और 40,000 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा। क्वारंटाइन में भी 40,000 लोग हमारे हैं और इस प्रकार से जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई है उसका हमने कड़ाई से पालन किया। और दूसरा जो 144 है हमने पहले लागू कर दी। जो बाजार है, जो स्कूल है, कॉलेज है, उसको पहले ही हमने बंद करा दिया था। तो इसका लाभ हमको मिला। और बीजेपी नेता नलिन कोहली ने तबलीग जमात के कार्यक्रम में जुटी भीड़ पर सवाल उठाए। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के वक्त इस तरह भीड़ जुटाने को गलत बताया। बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती और ना ही दरवाजा खटखटाते समय ये देखती है कि कौन किस धर्म का है या किस राजनीतिक पार्टी का है या किस क्षेत्र का है। जब सरकार इतने प्रयत्न कर रही है कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़े, हम सब मिले, भारतीय लड़े, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक धार्मिक संस्था लोगों को एकत्रित करता है और अब जानकारी मिल रही है कि 24 लोग केवल दिल्ली में अब कोरोना के शिकार हो रहे हैं, बीमार हो गए हैं। अब इसे रोकना होगा, सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। हर व्यक्ति पर अब ये जिम्मेदारी है कि सरकार ने जो कदम उठाए उसका साथ दे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सड़कों और इमारतों को ड्रोन की मदद से सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया। इंडोनेशिया में कोरोना के अब तक 1300 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद वहां की सरकार ने तेजी से फैलते कोरोना वायरस को रोकने के लिए कई इलाकों में ड्रोन से दवा का छिड़काव करने का फैसला लिया। एक बड़े ड्रोन में दवा भरकर 200 से 300 मीटर की ऊंचाई से मकानों और सड़कों पर छिड़काव किया गया। ऊंचाई से लोगों के घरों को सैनिटाइज करता हुआ ड्रोन तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस खास ड्रोन को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ जुट गई। Obstacle-nya banyak. Nah, akhirnya kami membuat ini menjadi harus benar-benar safety. बताया गया कि इस ड्रोन में एक वक्त में 10 लीटर दवा भरी जाती है, जिसका छिड़काव 1 किलोमीटर तक के इलाके पर किया जाता है। इस काम में इसे 12 मिनट का समय लगता है।
वहां के अधिकारियों ने एक दिन में कई किलोमीटर तक के इलाके को ड्रोन की मदद से सैनिटाइज करने का दावा किया। कर्नाटक के खिलाफ कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। जियो ने 1 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच देश में कहीं भी कॉल करने के लिए अपने ग्राहकों को 100 मिनट का कॉलिंग टाइम और 100 SMS मुफ्त देने का ऐलान किया है। इस दौरान रिचार्ज नहीं कर पाने वाले जियो के ग्राहकों को वैलिडिटी खत्म होने पर इनकमिंग कॉल की सुविधा मिलती रहेगी। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, झारखंड से भी कोरोना का पहला केस सामने आया है और बताया जा रहा है कि जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है महिला, वो भी तबलीगी जमात से ही संबंध रखती है और धर्म प्रचार के लिए वो झारखंड में रांची में आई हुई थी और यहाँ एक मस्जिद में ठहरी हुई थी। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, कोरोना पॉजिटिव केस झारखंड से पहला केस सामने आया है, क्या और पता चल पाया है? बिल्कुल, देखिए ये झारखंड से पहला पॉजिटिव केस सामने आया है और जो जानकारी मिली है हेल्थ डिपार्टमेंट के, उसके मुताबिक ये महिला मलेशिया की रहने वाली है और जो ये धर्म प्रचार के लिए चले थे कुछ लोग, जिनको पुलिस ने यहाँ पर हिरासत में लेकर और उसके बाद जब जांच की तो पता चला कि ये लोग पिछले कई दिनों से झारखंड में घूम रहे थे और रांची से जमशेदपुर जाना चाह रहे थे। इसी दौरान जब लॉकडाउन हुआ तो एक मस्जिद में छुपे हुए थे। इनका जब जांच हुआ तो उसमें यह पाया गया कि ये महिला कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि जितने भी इनके साथ लोग मौजूद थे, जैसे ही इनको मस्जिद से निकाला गया फिर इनको क्वारंटाइन कर दिया गया था और पूरी तरह से इस पूरे मामले की जांच चल रही है कि महिला कहां से और कैसे जुड़ी हुई है। लेकिन जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये भी महिला तबलीगी जमात से ही जुड़ी हुई है और इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है कि ये लोग इससे पहले कहां कहां गए हुए थे, किन किन इलाकों में ठहरे थे। तो झारखंड प्रशासन पूरी तरह से इस पर नजर बनाई हुई है और पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। झारखंड में भी कोरोना का पहला केस सामने आया और जो महिला पॉजिटिव पाई गई है वो भी तबलीगी जमात से ही संबंध रखने वाली मानी जा रही है। झारखंड की बात खबर असम से, जहां लॉकडाउन के दौरान जोरहाट के एक गांव में तेंदुए के घुसने से दहशत फैल गई। एक घर में घुसे तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान उसने BSF के एक जवान समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कुछ देर की मशक्कत के बाद तेंदुए को बेहोश कर पकड़ लिया। तो वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा। ये तस्वीरें असम के जोरहाट की हैं। जब लॉकडाउन था तो ये तेंदुआ एक घर में घुस गया और वहां पर दहशत फैल गई। इसके बाद BSF के एक जवान समेत 3 लोगों पर इसने हमला किया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसे मुश्किल से पकड़ा। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में BSNL और MTNL के उपभोक्ताओं को फोन रिचार्ज कराने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि BSNL और MTNL के सभी प्रीपेड मोबाइल फोन नंबरों की वैलिडिटी 20 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। यानी 20 अप्रैल तक रिचार्ज नहीं कराने पर भी BSNL और MTNL के मोबाइल फोन की सेवाएं बंद नहीं होंगी। साथ ही BSNL और MTNL ने अपने प्रीपेड मोबाइल फोन ग्राहकों को 10 रुपए का अतिरिक्त टॉक टाइम देने का भी ऐलान किया, ताकि जिन लोगों के मोबाइल फोन का बैलेंस खत्म हो चुका है वो भी इमरजेंसी में मदद मांगने के लिए फोन कर सकें। जम्मू कश्मीर के बडगांव में लॉकडाउन के बीच सेना ने लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। लॉकडाउन में खाने पीने के सामान की किल्लत झेल रहे लोगों को सेना ने खाने पीने का सामान मुहैया करवाया। इतना ही नहीं, तेज बारिश में बहे एक पुल को भी सेना ने बनाकर लोगों की मदद की। लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के कई इलाकों में मीट बेचने वाली दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां कोरोना से बचने के लिए लागू लॉकडाउन में मीट की दुकानें भी बंद थी। लेकिन जैसे ही ये दुकानें खुली, बड़ी संख्या में लोग मीट खरीदने के लिए पहुंच गए। हुबली की एक दुकान के बाहर तो थोड़ी ही देर में लंबी लाइन लग गई। इस दौरान मीट की खरीदारी करने के लिए पहुंचे लोग मास्क और रुमाल से अपने चेहरे को ढके दिखाई दिए और एक दूसरे से तय दूरी बनाए नजर आए। और चिकन लेने के लिए सब लोग आए हैं, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन किए हैं। सिर्फ हुबली में ही नहीं बल्कि राजधानी बेंगलुरु में भी लोग मीट खरीदने के लिए टूट पड़े। सुबह से ही दुकानों पर लंबी कतारें नजर आने लगी। इस दौरान कुछ लोगों ने तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, लेकिन बहुत सारे लोग एक दूसरे के बेहद पास भी खड़े नजर आए। कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉकडाउन के दौरान मजदूर खाने पीने के सामान के संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जैन समुदाय के लोग मजदूरों की मदद के लिए आगे आए हैं। वहां पर सुबह और शाम 28,000 लोगों को खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं।
खास बात यह कि मजदूरों के लिए खाना विशेष तौर पर तैयार किए गए किचन में करीब 40 शेफ बना रहे हैं। तो ये मौका है किस तरह से हम एक दूसरे का सहयोग करें और ख़ास तौर पर उन मजदूरों का, उन गरीबों का जो इस वक्त अपने लिए खाना भी सही से नहीं हासिल कर पा रहे हैं। तो कर्नाटक के बेंगलुरु से तस्वीरें जहां पर ये इस तरह से एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है सुबह शाम मजदूरों को खाना देने की। कोरोना वायरस से जूझ रहे फ्रांस और इटली के मरीजों को इलाज के लिए जर्मनी भेजा जा रहा है। फ्रांस और इटली में बीमार लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद कोरोना वायरस की चपेट में आए कुछ लोगों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से जर्मनी भेज दिया गया। बताया गया कि जर्मनी के एक अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार लोगों को इलाज के लिए भर्ती किया जा रहा है, जिसके बाद फ्रांस ने सेना के हेलीकॉप्टर से 2 बीमार लोगों को इलाज के लिए जर्मनी भेज दिया। जर्मनी में इन दोनों लोगों को हेलीकॉप्टर से उतारते वक्त भी काफी सावधानी बरती गई और एक एम्बुलेंस में रखकर तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया। बताया गया कि अगले कुछ दिनों में फ्रांस और इटली से कई और लोगों को जर्मनी के इस अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। हालांकि जर्मनी में भी कोरोना वायरस की वजह से 62,000 से ज्यादा लोग बीमार हैं और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए वहां भी लॉकडाउन लागू है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में नागपुर में दिव्यांग भी सामाजिक जिम्मेदारी निभाकर लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। नागपुर के ब्लाइंड स्कूल में मजदूरों के लिए रोजाना 2,500 रोटियां बनाने की जिम्मेदारी ली गई है। तो महाराष्ट्र के नागपुर से ये तस्वीरें जहां पर मजदूरों को खाना खिलाने के लिए ये अभियान चल रहा है। इसमें दिव्यांग भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और कोरोना की लड़ाई के खिलाफ मजबूती से अपने आप को रख रहे हैं। और आइए अब चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम। मेरा नाम भानुमति, मैं 73 ईयर्स एज है। मैं हैदराबाद में रहते हैं। कोरोना का लक्षण हमको बताइए। मेरा नाम अनन्या वाजपेयी है। मेरी उम्र 12 साल है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मेरा ये सवाल है कि कोरोना के क्या क्या लक्षण हैं। इसके कुछ खास लक्षण हैं। वैसे तो ये आम बुखार की तरह ही होता है, जैसे कि आम जुकाम, वायरल जिसको बुखार हम कहते हैं, उसी प्रकार के इसके लक्षण होते हैं। इसमें लक्षण खास हैं बुखार आना, शरीर में दर्द होना, कमजोरी महसूस देना, कुछ पेशेंट्स में गले में खराश, खांसी, और ये लक्षण बड़ी तेज़ी से कई बार बढ़ते हैं और मरीज को सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है। उसको लगता है गले के अंदर कुछ चीज़ फंस गई है, छाती के अंदर कुछ चीज़ बलगम फंस गया है। कुछ केसेस में पेट में दर्द, उल्टी और दस्त जैसी शिकायत भी मिलती है। हाँ, कुछ केसेस में कई बार देखा जा रहा है कि व्यक्ति बहुत जिनको पुरानी बीमारियां हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, हार्ट की बीमारी है, सांस दमे की बीमारी है, उनमें यह लक्षण काफ़ी तेज़ी से उभरते हैं। हेलो, मेरा नाम मेघा सरावगी है। मेरी एज 22 है और मैं सूरत की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोरोना के बुखार और नॉर्मल बुखार में क्या अंतर है। मैं राजन कुमार पटना बिहार से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे आम बुखार और कोरोना बुखार में क्या अंतर है। आम बुखार और कोरोना बुखार में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर कोई रोगी ऐसे क्षेत्र से आया है जहाँ पर कि कोरोना की बीमारी ज़्यादा है, जैसे कि भारत में महाराष्ट्र, पूना या ऐसी जगह से उसको पता है कि उसने किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में वो रहा है उस क्षेत्र में, और उसको ये लक्षण उभरते हैं, खांसी, बुखार, जुकाम, गला खराब, कमजोरी, दस्त, तो हम मान सकते हैं कि ये बुखार कोरोना हो सकता है। कुछ खास लक्षण जैसा भी बताया मैंने, सुगंध में गंध आना मरीज को कम हो जाता है, तो ये लक्षण भी हम काफ़ी तौर पर मान कर चल रहे हैं कि ये कोरोना से संबंधित हो सकता है। मैं सुशील जैन फुरेबाद यूपी से हूँ। यदि परिवार में किसी एक सदस्य को जुकाम बुखार है तो हमें क्या सावधानी बरतनी। मेरा नाम वैशाली वाजपेयी, मेरी उम्र 22 वर्ष है। मैं हरदोई की निवासी हूँ। मेरा क्वेश्चन यह है कि इस टाइम पे अगर घर में किसी को खांसी जुकाम बुखार है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ केसेस में ये आजकल मेरठ में जैसे कि स्वाइन फ्लू के केसेस अभी पिछले दिनों थे, उनमें भी इसी तरह के लक्षण आते हैं। कोरोना के भी करीब करीब ये लक्षण हैं। 80% मरीजों में यह बीमारी हल्के तौर पर रहती है और साधारण बुखार की दवाइयों से, जुकाम की दवाइयों से, अच्छी डाइट लेने से, खाना पीना सही रखने से और हाथ हैंड हाइजीन रखने से ये ठीक हो जाती है। 16% के करीब ऐसे मरीज हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और उनमें से भी 5% सीरियस होते हैं, जो कि आईसीयू जिनको या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है।